दोस्तों, भारत को मिला एक ऐसा उपहार जिसने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। कल्पना कीजिए, अगर किसी देश को अचानक ऐसा दस्तावेज मिल जाए जो दुनिया को याद दिला दे कि एक समय उसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। अगर किसी देश को ऐसा प्रमाण मिल जाए जो साबित करे कि वह केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्रों का भी राजा था, तो क्या वह सिर्फ एक पुराना कागज होगा या फिर वह भविष्य की रणनीति का हथियार बन सकता है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को एक ऐतिहासिक उपहार मिला। यह कोई हीरा नहीं था दोस्तों, कोई सोने का खजाना नहीं था, कोई अरबों डॉलर का निवेश नहीं था, बल्कि यह था चोल साम्राज्य से जुड़ा एक दुर्लभ ताम्रपत्र। सुनने में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन इतिहास को समझने वाले जानते हैं कि कई बार एक पुराना दस्तावेज हजारों टैंकों और मिसाइलों से भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि दस्तावेज इतिहास बताते हैं दोस्तों, और इतिहास ही भू राजनीति की नींव बनता है। आज चीन जब ताइवान पर दावा करता है, दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, तो वह केवल सेना नहीं दिखता, वह इतिहास दिखाता है। वह कहता है कि सदियों पहले यहां उसका प्रभाव था, इसलिए आज भी उसका दावा बनता है, चाहे दुनिया उस दावे को माने या ना माने। लेकिन चीन लगातार अपने इतिहास का इस्तेमाल करता रहता है, और यही कारण है कि भारत को मिले ये ताम्रपत्र इतने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया को याद दिलाते हैं कि एक समय हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा समुद्री प्रभाव किसी यूरोपीय शक्ति का नहीं था, बल्कि भारत के चोल साम्राज्य का था। साथियों, जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर मुगलों, मराठों और ब्रिटिश शासन की बात होती है, लेकिन चोल साम्राज्य का नाम उतनी चर्चा में नहीं आता। जबकि सच्चाई यह है कि चोल साम्राज्य मध्यकालीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकतों में से एक था, विशेषकर सम्राट राजेंद्र चोल के समय के टाइम। राजेंद्र चोल केवल एक राजा नहीं थे, वे ऐसे शासक थे जिन्होंने यह साबित किया कि भारत केवल भूमि पर लड़ने वाला देश नहीं है, भारत समुद्रों पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। उनके जहाज केवल व्यापार नहीं करते थे दोस्तों, वे शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। उनके अभियान बंगाल की खाड़ी से निकलकर सुमात्रा, जावा और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों तक पहुंचते थे। उस समय भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यापार और भारतीय प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। आज इंडोनेशिया में रामायण के मंचन से लेकर बाली की संस्कृति तक इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जब ये ताम्रपत्र भारत को वापस मिले तो बहुत से विशेषज्ञों ने इसे केवल एक सांस्कृतिक घटना नहीं माना, उन्होंने इसे भारत की समुद्री विरासत की वापसी बताया। और यहीं से शुरू होता है असली कहानी का रूप, क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है मलक्का जल डमरू, एक ऐसा रास्ता जिससे हर साल अरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर एशिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर रहती है, और एक ऐसा रास्ता जिसकी सुरक्षा और स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आज चीन की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का बड़ा हिस्सा, कम से कम 80% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसलिए चीन इसे अपनी रणनीतिक कमजोरी भी मानता है। इसे अक्सर मलक्का दुविधा कहा जाता है, यानी अगर कभी यह मार्ग बाधित हो जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पर चोल साम्राज्य का इतिहास फिर चर्चा में आता है, क्योंकि एक समय दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव इतना मजबूत था कि भारतीय व्यापारिक और संस्कृति नेटवर्क पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। ध्यान दीजिएगा, यही वह विरासत है जिसे ये ताम्रपत्र दुनिया के सामने फिर से उजागर करते हैं। ये भारत को कोई नया चित्र नहीं देते, लेकिन ये भारत को एक नया आत्मविश्वास जरूर देते हैं। आत्मविश्वास की भारत का समुद्री इतिहास उतना ही महान है जितना उसका स्थलीय इतिहास है। आत्मविश्वास की भारत केवल अतीत की सभ्यता नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति भी बन सकता है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार चोल साम्राज्य का उल्लेख करते आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई राष्ट्र अपने गौरवशाली इतिहास को पहचानता है तभी वह भविष्य में बड़ी भूमिकाएं निभाने की क्षमता विकसित करता है। क्या भारत फिर से दोस्तों समुद्रों की महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है? साथियों, इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, इतिहास भविष्य की दिशा भी तय करता है। और यही कारण है कि आज जब दुनिया इंडो पैसिफिक की बात कर रही है, जब चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जब दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक शक्ति संतुलन बदल रहा है,
तब भारत के लिए चोल साम्राज्य की विरासत पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सवाल केवल एक तामपत्र का नहीं है दोस्तों, सवाल उस सोच का है जिसने 1000 साल पहले भारत को समुद्रों का प्रभावशाली खिलाड़ी बनाया था। आज चीन बार बार अपने ऐतिहासिक नक्शे दिखाता है, दक्षिण चीन सागर में 9 लाइन की बात करता है, ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, विभिन्न द्वीपों पर दावा करता है। उसकी पूरी रणनीति का एक हिस्सा यह भी है कि वह इतिहास के आधार पर अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश करता रहे। दुनिया चाहे माने या ना माने, लेकिन चीन लगातार अपना नैरेटिव बनाता रहता है और राजनीति में कई बार नैरेटिव भी शक्ति का एक रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि भारत भी अपनी सभ्यतागत और समुद्री विरासत को दुनिया के सामने पहले से अधिक मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है। यही कारण है कि चोल साम्राज्य आज फिर चर्चा में है, क्योंकि यह वह दौर था जब भारत किसी के पीछे नहीं चलता था, बल्कि दूसरे क्षेत्र भारत की ओर देखते थे। भारत केवल एक बाजार नहीं था दोस्तों, भारत एक प्रभाव था, भारत एक शक्ति था, भारत एक ऐसी सभ्यता था जिसकी पहुंच हजारों किलोमीटर दूर तक थी। और इस शक्ति की सबसे बड़ी पहचान थी समुद्र। अगर आप विश्व मानचित्र को ध्यान से देखें, यानी कि मैप को ध्यान से देखें, तो आप देख पाएंगे दक्षिण भारत का अधिकांश भाग, वर्तमान तमिलनाडु केरल के बड़े हिस्से, कर्नाटक का दक्षिणी भाग और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। उत्तर में उनकी सेना गंगा नदी तक पहुंचती थी। इसी विजय के बाद राजेंद्र चोल को गंगैकोंड चोल की उपाधि मिली। चोल नौसेना ने श्रीलंका के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। समुद्री अभियानों के माध्यम से उनका प्रभाव इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और कंबोडिया तक महसूस किया जाता था। साथियों, 1025 ईस्वी में चोल नौसेना ने श्री विजय एम्पायर पर हमला करके दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना प्रभाव दिखाया था। यानी चोल साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन दक्षिण भारत और श्रीलंका तक था, जबकि उसका समुद्री और सांस्कृतिक प्रभाव मलक्का जलडमरू मध्यम तक फैला हुआ था। जब यूरोप की कई शक्तियां समुद्री साम्राज्य बनाने का सपना भी नहीं देख रही थी, तब भारत का चोल साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर मलक्का स्टेट तक अपना प्रभाव स्थापित कर चुका था। साथियों, अगर आप मैप को और ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि हिंद महासागर केवल पानी का एक विशाल क्षेत्र नहीं है, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार के जरिए चलता है। तेल, गैस, खदान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा माल, सब कुछ समुद्री मार्गों से गुजरता है। और इन समुद्री मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है मलक्का स्टेट, इसलिए इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट में गिना जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर यहां कोई बड़ा संकट खड़ा भी हो जाता है तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। चीन इसे बहुत अच्छी तरह समझता है। यही कारण है कि वह वर्षों से वैकल्पिक रास्ते खोजने की कोशिश कर रहा है। कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कभी पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट में निवेश, कभी म्यांमार के रास्ते ऊर्जा गलियारे, कभी हिंद महासागर में बंदरगाहों का नेटवर्क। इन सभी प्रयासों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि चीन किसी एक समुद्री मार्ग पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन इसी समय भारत की भौगोलिक स्थिति उसे एक अलग ही रणनीतिक शक्ति देती है। भारत हिंद महासागर में केंद्र में स्थित है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अब जरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखिए ध्यान से दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे मैप में ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रणनीति में इनका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। ये द्वीप भारत को हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि समय के साथ भारत ने यहां अपनी सैन्य और नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत किया है। आज भारतीय नौसेना केवल अपने तटों की रक्षा करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भागीदार बन चुकी है। और यह बदलाव अचानक नहीं आया दोस्तों, इनके पीछे वर्षों की रणनीति, निवेश और दृष्टि है। साथियों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोल साम्राज्य का उल्लेख करते हैं तो उसका अर्थ केवल इतिहास की चर्चा करना नहीं होता, उसका अर्थ होता है भारत को उसकी समुद्री सोच की याद दिलाना। उस सोच की जिसने कभी भारत को दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्रों में शामिल किया था। आज भारत क्वेड जैसे मंचों का हिस्सा है। भारत इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
भारत अपनी नौसेना को आधुनिक बना रहा है। भारत नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और समुद्री निगरानी क्षमताएं विकसित कर रहा है। यानी एक बार फिर समुद्री भारत की रणनीति के केंद्र में आ रहा है। और शायद यही वजह है कि चोल ताम्पन्नों की वापसी को केवल एक संग्रहालय की घटना नहीं माना जा रहा, इसे भारत की ऐतिहासिक स्मृति की वापसी माना जा रहा है। एक ऐसी स्मृति जो बताती है कि भारत का भविष्य केवल जमीन पर नहीं लिखा जाएगा, उसका भविष्य समुद्रों में भी लिखा जाएगा। क्या इसका मतलब है कि भारत किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर दावा करेगा? क्या इसका मतलब है कि भारत कल से मलक्का जलडमरू मध्य का मालिक बन जाएगा? लेकिन इसका अर्थ यह जरूर नहीं है दोस्तों कि भारत अपनी ऐतिहासिक समुद्री पहचान को दुनिया के सामने पहले से अधिक मजबूती से रख सकता है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पहचान भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आज दुनिया बदल रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है, नई महाशक्तियां उभर रही हैं और भारत भी उस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में चोल साम्राज्य के ताम्रपत्र केवल इतिहास नहीं है, वे एक संदेश हैं। वे एक संदेश कि भारत कभी समुद्रों का प्रभावशाली खिलाड़ी था। एक संदेश कि भारत की सभ्यता केवल सीमाओं में कैद नहीं थी। एक संदेश कि भारत का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जाता था। और शायद सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर 1000 साल पहले भारत यह कर सकता था, तो आने वाले 100 वर्षों में भारत क्या कर सकता है, यह कल्पना आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, आप आज की दुनिया को देख लीजिए। स्टेट ऑफ हार्मुज में युद्ध हो रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में। क्या यह स्थिति भारत और चाइना के बीच में भी खड़ी हो सकती है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथियों, एक और यही कारण है कि बहुत से लोग इन ताम्रपत्रों को केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की समुद्री विरासत का प्रतीक मान रहे हैं। यह भारत को कोई नया भूभाग नहीं देता, लेकिन यह भारत को अपने गौरवशाली अतीत की याद जरूर दिलाता है। क्या आप याद कीजिए, यह क्षेत्र आपका है, मलक्का स्टेट आपकी है। जैसे ईरान आज की डेट में स्टेट ऑफ हार्मुज पर कब्जा करके बैठा है, इसी तरीके से आपका ही मलक्का ऑफ स्टेट है। आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हो, आप चाहो तो इसे खोल सकते हो, आप चाहो तो इसमें टैक्स ले सकते हो। और जब किसी राष्ट्र को अपने अतीत की शक्ति याद आ जाती है, तो उसका भविष्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्या स्टेट ऑफ मलक्का हमारा है? क्या हमें उस पर राज करना चाहिए? क्या हमें चाइना से टैक्स वसूलना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।